हेलो, चलिए देखते हैं आरबीटी पब्लिकेशन का आरबीटी पब्लिकेशन समान ज्ञान मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। इसमें चैप्टर नंबर 3 देखते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या है? दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब है गुलाम वंश। ठीक है, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था। काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम सेकंड तथा कुरान खां आदि उपनामों से भी जाना जाता है। अब प्रोफेसर हबीबुल्लाह खान ने गुलाम वंश को ममलुक वंश की संज्ञा दी थी। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इलवारी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसकी ऊंचाई 240 फीट बाई 73 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के शिष्य थे। इन्हीं सूफी संतों के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया था। अब अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेश का शासक हुआ तथा 25 जून 1206 ईस्वी को सिंहासनारूढ़ हुआ। अब लाहौर ऐबक की राजधानी बनी थी। अब उसके राज्य को, अब अगला पॉइंट, उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद सेकंड ने मान्यता प्रदान की। ऐबक ने तजुद्दीन औलिया की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। अब फक्र ए मुदबिर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता का मुक्ति मिली थी। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। अब इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था। अब खोखरों से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया था। अब इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से 1229 ईस्वी में मिली। इसे खिलअत कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश प्रथम शासक था या जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया। शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश या इसने जीतल टाका सिक्का जारी किया। अब इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया। तुर्कान ने चहलगानी चालीसा विभाग का गठन इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खिलाफ खलीफा से वैधानिक सम्राट की मान्यता प्राप्त की। खलीफा से सुल्तान ए आजम की उपाधि भी मिली। अब मिनहाज उस सिराज ने
तबकात ए नासिरी में इस संबंध में लिखा है। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। अब इसने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था। अब अवध में पीर्थ का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। अब इल्तुतमिश के सैन्य अभियान कुबाचा यलदेव से तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी से कुबाचा से संघर्ष 1217 ईस्वी तथा 1228 ईस्वी रणथंभौर 1226 ईस्वी, चित्तौड़ 1227 ईस्वी, ग्वालियर मंगलदेव 1231 ईस्वी। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ। अब बयाना पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया तथा 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टाका 175 ग्रेन, तांबे का जटिल 22 से 33.5 ग्रेन तक। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई। मिश्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब इल्तुतमिश ने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश की कब्र कुतुब मीनार में ही है। भारत में सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इसे सुल्तानगढ़ी पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा कहते हैं। दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी तथा बदायूं का नसीरी मदरसा इल्तुतमिश ने ही बनवाया है। अब हौज सुल्तानी का बड़ा जलाशय जो इल्तुतमिश के शासनकाल में बना था। अब आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है। अब इल्तुतमिश ने कहा है भारत और अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहार रूप में संभव नहीं है। अब इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को हस्न अतरक कहा जाता था। अब इल्तुतमिश के पुत्र बहरामशाह के समय में नायाब ए मामलिक के नए पद सृजन किया गया। तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्ति सीमित करने के लिए इस पद का सृजन किया था। अब नायाब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति एतगिन था। अब इल्तुतमिश का मानक सिक्का टाका था। अब चांदी के टाका का वजन 175 ग्रेन होता था। उसने मिश्रित धातु का एक सिक्का बिलन चलाया जो चांदी तथा तांबे का मिश्रण था। एक अन्य सिक्का अदल 8 ग्रेन भी चलाया। अब इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ, चांदी के सिक्के पर नहीं। सिक्के के एक ओर बगदाद के खलीफा अल मंसूर का नाम अंकित होता था। एक टाका चांदी 48 जीतल, तांबा 192 दाम यानी तांबा 490 दिरहम। अब रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। वह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। जमालुद्दीन याकूत एक अबीसियन मलिक था। रजिया ने उसे अमीरे आखूर का पद दिया था। कुछ लोग रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंध का भी आरोप लगाते थे।
रजिया बेगम का पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना है। मलिक इख्तियार उद्दीन आतुनिया ने रजिया सुल्तान को बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। अब नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र था। वह 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी तथा अमीर हाजिब का पद दिया। उसके समय में बलबन नायब प्रधानमंत्री के पद पर भी रहा। अब नोट, ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया। अब गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम तथा इलबरी जनजाति का तुर्क था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलगू खां की उपाधि तथा नायब ए मामलिकता का पद हासिल हुआ था। अब दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक बलबन था, जिसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किया। अब है आयरन ऑफ ब्लड, लेड एवं रक्त की नीति का अनुसरण बलबन ने किया। तुर्कान ए चहलगानी चालीसा विवाह का दमन बलबन ने किया। अब है अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। अब अमीर खुसरो एटा उत्तर प्रदेश का निवासी या यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितार एक कव्वाली का आविष्कार किया। इसे तूती हिंद कहा जाता है। भारत नवरोज उत्सव का प्रचलन बलबन ने किया। इन्हें दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की। अब बलबन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश उच्च कुल का घोषित किया। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बलबन ने किया। बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी तथा साथ ही उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। बलबन के समय में 1279 ईस्वी में बलबन में तुगरिल खां ने विद्रोह किया था। मलिक मुकदीर अली को तुगरिल का सिर काटने के उपलक्ष्य में तुगरिलकुश की उपाधि प्रदान की। अब सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया। उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय इमादुल मुल्क को जाता है। बलबन के बड़े पुत्र शाहजादा मुहम्मद की मृत्यु मंगोलों से युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन शाहजादा मुहम्मद के समय में ही आरंभ किया था। अब बरनी बलबन की वसाया का संकलन किया है। बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन था। बलबन भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। अब बलबन ने बदायूं में इक़्तिदार मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था, क्योंकि उसने एक दास को पीट कर मार डाला था। बलबन ने इक्ताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य राजस्व संबंधी प्रशासन था। अब शासकों का क्रम निम्न है। ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, आराम शाह तीसरा इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह रजिया 1236 से 40, छठा मुइजुद्दीन बरहम शाह, सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवां नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी, नौवां बलबन 1266 से 1286 ईस्वी, मुइजुद्दीन
कैकुवाद जो कि 1286 से 1290 ईस्वी, क्यूमर्स जो कि 1290 ईस्वी तक रहा। अब आते हैं खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चला। ठीक है, खिलजी वंश। खिलजी वंश में अब आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय में 1290 से 1320 ईस्वी केवल 30 वर्ष शासन किया। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी तथा अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति की प्रथा खिलजी काल में प्रारंभ हुई। अब मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। उसने 1290 ईस्वी में ही विद्रोह किया था, लेकिन जलालुद्दीन ने उसे साथ नम्रता के व्यवहार किया था। अब जलालुद्दीन के समय 2 बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। पहला हालांकि हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में तथा दूसरा चंगेज खां के नाती उलगू खां के नेतृत्व में। अगला पॉइंट है, उलू खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था तथा वे दिल्ली में ही बस गए। इन्हीं मंगोलों को नौ मुसलमान कहा गया। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उलू खां से कर दिया। अब अगला पॉइंट है, दीवाने वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसप था। वह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन का वध करके सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने सिकंदर सेकंड का उपाधि धारण की तथा इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन के समय के प्रमुख विद्रोह, पहला है नौ मुस्लिम विद्रोह 1299 ईस्वी में खम्मस के प्रश्न पर। दूसरा है भतीजे औकत खां का विद्रोह। इस अवसर पर मानिक नाम के एक दास को उसकी प्राण रक्षा की थी। तीसरा है भांजे अमीर उमर एवं मंगू खां का विद्रोह। चौथा है हाजी मौल का विद्रोह, कोतवाल बनाना चाहता था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन ने विद्रोह के कारणों को समझने पर इनके उन्मूलन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, अमीरों के पेंशन एवं उपहार छीन लिए, जागीरें छीन ली। दूसरा, गुप्तचर विभाग का गठन किया। तीसरा, मद्य निषेध लागू किया। चौथा, अमीरों के पारस्परिक मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों को प्रतिबंध कर दिया। अब मंगोलों को सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय में हुए। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध अभियान के समय हुई थी। अब नुसरत खां की मृत्यु रणथंबोर अभियान 1299 ईस्वी के दौरान हुई थी। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जफर खां, उलू खां, नुसरत खां तथा अल्प खां थे। अब अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान के अपने प्रमुख सहयोगी अल्लाह मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। अब कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन को अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब अलाउद्दीन के प्रमुख विजयी अभियान देखते हैं। गुजरात जो कि 1298 ईस्वी में किया था नुसरत खां, कर्णदेव जो कि बाघेला वंश के था। रणथंबोर 1301 ईस्वी में उलू खां प्लस नुसरत खां में हमीर देव। चित्तौड़ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन जो कि राणा रतन सिंह। मालवा 1305 ईस्वी में अनाई मुल्क महक देव। सिवान 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग यानी शीतल देव थे। जलौर 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग यानी कन्नड़ देव थे।
अब गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने करवाया था। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा। अब कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया तथा उसे अपनी प्रिय रानी बनाया। काफूर हजार दिनार को नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खंबात से खरीदा था। अब काफूरी को ताज उल मुल्क की उपाधि मिली थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू किया। बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। सैनिकों का हुलिया नोट एवं घोड़ों के दागने की प्रथा को अलाउद्दीन से शुरू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की गई। इन्होंने सैनिकों के लिए 1303 में नए सैनिक नगर सीरी का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया। शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। खम्स कर एक लूटकर था। धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि माप की प्रथा बीघा एवं बिस्वा प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी के रूप में शुरू किया था। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी के दक्षिण अभियान, रणथंभौर अभियान तथा चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो साथ गए थे। इन्होंने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था। खुसरो ने चित्तौड़ किले के विषय में लिखा है, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। गौरा तथा बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। पद्मिनी की कहानी की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने शेरशाह के काल में की थी। अब अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय राहन की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त उसे स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टाका तथा गुजरात के नौसारी के जागीर प्रदान की। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मलिक कफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अब अलाउद्दीन मालवा का शासक महमूद सेकंड, हुमायूं, मीर जुमला, शाहजहां, नादिर शाह, मोहम्मद शाह, अब शाह शुजा, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह डलहौजी अब ब्रिटिश राजमहल में है। अब अलाउद्दीन की दक्षिणी विजय मलिक कफूर के नेतृत्व में यादव वंश देवगिरी 1307 से 8 ईस्वी सिंहदेव थे। अब काकतीय तेलंगाना 1309 से 10 ईस्वी वारंगल प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, होयसल 1310 से 11 ईस्वी द्वार समुद्र बीरबल थर्ड, पांड्य माबर 1311 ईस्वी वीर पांड्य, पुनः देवगिरी 1312 ईस्वी में सिंहदेव थे। होयसल राजा बीरबल थर्ड को अलाउद्दीन ने खिलौत छत्र, एक मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की थी। अब अलाउद्दीन के समय में होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उनके सेनापति, पहला है 1297 से 98 ईस्वी कादिर खां, दूसरा है 1299 ईस्वी में सल्दी खां, तीसरा है 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा। इसी आक्रमण में जफर खां मारा गया था। 1303 ईस्वी में तारगी, पाँचवा 1305 ईस्वी में अली बेग यानी तार्क और तुर्की, छठा है 1306 ईस्वी में इकबाल मंद। अब देखते हैं सिंधु नदी 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा। प्रशासन के बीच 4 विभाग थे।
अब दीवाने बाजार वजारत, दीवाने मुस्तखराज वित्त, दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत विदेश, दीवाने इंसा पत्राचार। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया जिसका कार्य बाजार नियंत्रण एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। अब मुहतसिब का कार्य जनसाधारण के आचरण की देखभाल करना तथा मापतौल का निरीक्षण करना था। अब एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख वरीद मुमालिक कहलाता था। वरीद के अलावा उसके मुनियों को भी नियुक्ति किया जो सूचना देने का कार्य करते थे। अब अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। सैनिकों को 334 टाका वार्षिक वेतन दिया। अब एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 1/6 सहित 1/2 टाका प्रति माह अलग से दिया जाता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था। अब खाना के पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन ने किया। पैगाह विभाग का कार्य शाही घोड़े की नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़े का प्रबंध करना था। अब अगला पॉइंट है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए वरीद मंडी बाजार निरीक्षण का सहना मंडी बाजार अधीक्षक का दीवान रियासत बाजार नियंत्रण का और मनहैयन गुप्तचर का अधिकारी था। अब अलाउद्दीन का दीवाने रियासत याकूब था तथा सहना मंडी मलिक कबूल था। अब वजीर ख्वाजा खातिर नुसरत खां खापुर, दीवाने आरिज मलिक नासरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन था। दिल्ली कोतवाल यानी अल उल मुल्क था। अब सिराय अदह सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें अधीनस्थ प्रदेशों के अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा, चीनी, घी, बूटियाँ, मेवे आदि बाजार था। अब लेनपुल में अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री भी कहा है। उसने भूमि को पैमाइश के आधार पर कर लिया तथा राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अब अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फ कयानी को जाता है। खालिसा भूमि का प्रबंध सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत आने वाले नगरों एवं जिलों पर अमीर व सहना शासन करते थे। खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया। अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन उमर रानी झातेपाली से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन के बाद मलिक कफूर के संरक्षण में शासक बना। अब मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसने अल इमाम तथा अल वासिक बिल्लाह के उपाधियां धारण की। अब बर्नी के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ करता था। उसने जीवन प्रयत्न शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखा। अगला पॉइंट है मुबारक शाह की हत्या जहारिया नामक एक व्यक्ति ने की। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। अब खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक रहा। उसने शासन किया। वह एक धर्म परिवर्तन मुसलमान था। वह सुल्तान की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसने पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण की थी।
अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायाब नहीं माना था। अब अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह खिलजी है। अलाउद्दीन के 3 पुत्र खिलजी खां, शहाबुद्दीन उमर सन ऑफ रानी झातपाली डॉटर ऑफ रामचंद्र देव, यह मलिक काफूर को संरक्षण के शासक बना। अब मुबारक शाह खिलजी के नाम से 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक रहा। अब आते हैं तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश यानी तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी, यानी खिलजी वंश के समाप्त होने के बाद तुगलक वंश आया। ठीक है, 1320 से 1413 ईस्वी। पहला बना गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325 ईस्वी। दूसरा, उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, 26 वर्ष तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक रहा, 37 वर्ष। तुगलक शाह 1388 से लेकर 89 ईस्वी तक। अबू बकर 1389 से लेकर 90 ईस्वी तक। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद शाह बना, तो जो कि 1390 से 94 ईस्वी तक। और उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो कि 1394 ईस्वी 16 दिन के लिए बना। 8वां हुआ नासिरुद्दीन महमूद शाह, अब 1394 से 1413 ईस्वी, 19 वर्ष तक रहा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश, जो कि 94 साल ही है। अब है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ पंजाब की एक जाट तथा पिता तुर्की था। अब है अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने का वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब ने लिखा है, वो उसका हाथ पकड़कर ले गए और सिंहासन पर बैठकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीतियों को रस्म मियान तारिक एतदाल कहा गया है। सुल्तान काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन था। दक्षिण के राज्य को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही सुल्तान का भाग बनाया गया, जब वारंगल 1323 ईस्वी को पांड्य राज्य को जौना खां ने जीता था। अब दक्षिण राज्यों में वारंगल तेलंगाना ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत का अंग बनाया गया। इस समय यहाँ का शासक प्राप्त रुद्रदेव था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जौन खां के नेतृत्व में जाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल के गिरने के कारण दिल्ली के 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर हुई थी। यह लकड़ी का महल अहमद अजायब ने बनवाया था। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। 1325 से 51 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जैन खां था। इसे उलुग खां की उपाधि प्राप्त थी। राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहां कहा गया है। अब सल्तनत काल में सभी शासकों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, योग्य और विद्वान सुल्तान था। मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। इन्हें कुतुलुग खां की उपाधि दी गई। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत। ईसामी यानी द्वितीय यजीद, विधर्मी, रक्त पिपासु, बर्नी, सुतिष्ठ सृष्टि का आश्चर्य,
विपरीत तत्वों का मिश्रण, एल्फिनटसन यानी पागलपन का कुछ अंश था। उसने खलीफा का की उपाधि अमी अमीरुल मोमिनी धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ जिलिल्लाह से खुदवाया। वह पहला शासक था जिसने तांबे एवं अन्य धातुओं के सिक्के के माध्यम से जनता के राजस्व का महत्व बताने का प्रयास किया। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सांकेतिक मुद्रा के चलने की प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया। सांकेतिक मुद्रा सोना चांदी के न होकर सस्ती धातु की थी। सांकेतिक मुद्रा तांबे की बनी हुई थी। अब सांकेतिक मुद्रा के चलने की प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादग्रस्त योजना थी। दीवान अमीर कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सर्वाधिक भू राजस्व की दर 1/2 थी। रहेला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता को माना जाता है। अब मोहम्मद तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा उल हकीम तथा हकीम सेकेंड ने अपने पद की स्वीकृति ली तथा 1344 ईस्वी में खलीफा से दूत हाजी सैयद सरसरी का भव्य स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान कालीन सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किए। सुल्तान काल में ऐसे करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंद पदाधिकारी सईरा मंत्री धारा दक्षिण का नायब वजीर अजीमुल सिंध है। रतन सिंह सेहवान का राज्यपाल है। मोहम्मद तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से विवाद किया। जुम्बी जी से भी वाद विवाद किया। राजशेखर के संरक्षण प्रदान किया। उसने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए। अब यह होली में भाग लेता था। यह पालिताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती तथा सलार मसूद गाजी बहराइच की दरगाह की जियारत की थी। अब हजरत नसरुद्दीन चिरागी देहली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। अब मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाएं कि दो रासाखू यानी अब में कर वृद्धि 1325 से 26 ईस्वी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी। अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी। खुरासान अभियान 1330 से 31 ईस्वी। दक्षिण भारत में अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक सिक्का चलाया। सोने का सिक्का दिनार चलाया 175 से 200 ग्रेन। चांदी का सिक्का अदली या टाका 140 ग्रेन का था। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। अगला पॉइंट है, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी 99 ग्रेन हो गई। सिक्के संबंधी प्रयोजन के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने
अकाल पीड़ितों की सहायता की। इस कार्य के लिए उसने एक अकाल संहिता बनवाई। किसानों को कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण संधर प्रदान किया। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही के स्थापना की। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 34 हुए, जिनमें से 27 के केवल दक्षिण में हुए। एस.के. पांडे के अनुसार कुल 22 विद्रोह। प्रमुख विद्रोह और उनके नेता जानते हैं। अब चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसाप ने गुलबर्गा के निकट सागर में 1327 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन अहमद अयाज ने किया। दूसरा है मुल्तान के सूबेदार बहराम आयब, यानी 1327 से 28 ईस्वी। बहराम आयब उर्फ किरलू खां का विद्रोह। स्वायत्त सुल्तान। तीसरा है बंगाल में हाजी इलियास का विद्रोह। सुल्तान शमसुद्दीन, जो कि 1340 से 41 ईस्वी सफल हुआ। अब बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। वह सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बदरे चाच नामक एक कवि रहता था। उसने दीवाने चाच तथा शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। अब बर्नी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा था। उसने तारीख़े फिरोजशाही तथा फतहा जहांदारी की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन ने खुम्स का 4/5 भाग लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवान-ए-नजर नामक विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया, यद्यपि बाद में उसने यह प्रथा समाप्त कर दी। सर्वाधिक टकसालों इसी के समय में थे। अब फिरोजा शाह तुगलक 1351 से 1358 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा, उसके भाई रज्ब का पुत्र तथा मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत रणमल की बेटी बीबी जैला नैला से उत्पन्न हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार मार्च 1351 ईस्वी में सिंध के तथा अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अब वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। फिरोज तुगलक का वजीर मलिक कफूर था। नायब वजीर मलिक राजी था। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो मुसलमान हो गया था। इसका मूल नाम कुकनू फूल था। मोहम्मद तुगलक ने इसे कबामुल शुल्क की उपाधि दी थी। फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। अब उसके समय में द्वाब से 80 लाख टाका की आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टाका तक पहुंच गया था। अब फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए। अब खिरज केवल गैर मुसलमानों से 1/3 उपज का जकात
मुसलमानों से धार्मिक कर केवल 2.5% जजिया, गैर मुसलमानों से धार्मिक कर खुम्स से लूटे हुए धन पर कर 1/5 भाग लिया। सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। सिंचाई कर हक ए सर्व 10% लेने वाला पहला शासक फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। उसने राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। फिरोज ने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। अब इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया। अब फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग दीवान बंदगान दास के लिए दीवान खैरात दान विभाग, इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। दीवान इस्तेकाल पेंशन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भवन, सड़कें तथा नहरों के निर्माण हेतु इसके प्रमुख मलिक गाजी सहाना तथा अब्दुल हक थे। फिरोज ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक सफा खाना भी खुलवाया। फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिनमें अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, आखिरीपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। अब 1352 ईस्वी में उसने दिल्ली में मदरसा एवं फिरोज शाही बनवाया तथा मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधानाध्यापक नियुक्त किया। अब बुलजले हेग के अनुसार निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टक के समान था। फिरोज तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन यहाँ बिन अहमद रहसर हिंदी की पुस्तक तारीखे मुबारक शाही में है। अब फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल जल घड़ी का आविष्कार किया था। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप घड़ी तथा एक नक्षत्र घड़ी लगवाई थी। फिरोज ने अशोक के टोपरा, अंबाला, हरियाणा स्तंभ को दिल्ली मंगाकर फिरोज शाह कोटला की मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ को कुसके शिकार वर्तमान हिंदू राज अस्पताल के निकट स्थापित करवाया था। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। फिरोज शाह के जीवन लेखक से सिराज अफीम है। दलाइले फिरोज शाही अनुदित ग्रंथ यानी दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद अजीदुद्दीन किरमानी ने किया था। अब एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। संगीत ग्रंथ यानी राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने ही करवाया था। फिरोज ने चांदी का सिक्का बिक तथा तांबे का सिक्का अद चलवाया। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का संसगनी 6 जीतल का होता था। इसके अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के चिहल ओ हस्तकनी 20 ओ पंजकनी 20 ओ 4 कन द्विज दाकनी भी चलवाए। इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायब अंकित करवाया। फिरोज के विषय में विद्वानों के मत हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन सल्तनत युग का अकबर है। आरसी मजूमदार फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी था। अब बुलजले हेग यानी राज्य का अपहरण करता।
अब बुलजेर हेग यानी राज्य का अपहरणकर्ता, बरनी दिल्ली का आदर्श सुल्तान, सच्चा मुसलमान शासक। अब सल्तनत काल में सिक्के का विनिमय अनुपात सोना चांदी 1:10 का था, चांदी तांबा 1:80 का था। परवर्ती तुगलक मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां नासिरुद्दीन मोहम्मद का वजीर था, मोहम्मद ने इसे मलिक उस सार्क की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी ने जौनपुर के सरकी राज्य की स्थापना की। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद के साम्राज्य के विषय में लोग व्यंग्यपूर्ण कहा करते थे। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम का फैली हुई है। अब तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन के समय में हुआ था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के पश्चात खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। अब तैमूर लुंग तुर्कों को बरसाल नस्ल से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 ईस्वी, खिलजी खां 1414 से 1421 ईस्वी, दूसरा मुबारक शाह 1421 से 1433 ईस्वी, मुहम्मद शाह 1433 से 1443 ईस्वी, अलाउद्दीन हसन शाह 1443 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत यह बिन सर हिंद की तारीख मुबारक शाही है। खिलजी खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया एवं स्वयं रहते आला की उपाधि धारण की। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिलजी खां ने करवाया था। खिलजी खां का मंत्रिमंडल वजीर मलिक तोहफा, मलिक उर्फ सर्क यानी ताज उल्क मुल्क है। अब सहना व नयाब दीवान मलिक सरवर है। अब राज्य सचिव मलिक दाऊद है। अरीजे मुमालिक मलिक खैरुद्दीन है। खिलजी खां के पुत्र मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। वह केवल खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा। सुल्तान की उपाधि धारण की। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। अब तीसरा है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोदी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय 38 वर्ष तक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोदी के समय में ही जौनपुर के सार्क राजवंश के स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हुआ। लोदियों का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66 ईस्वी के काल में बढ़ा। अब अलाउद्दीन के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन अल अफगान तथा मलिक अफगान प्रमुख योद्धा थे। अब बहलोल लोदी ने चौथी टंका के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया था, जो अकबर के शासनकाल तक विनियमन का प्रमुख साधन रहा है। सिकंदर लोदी हिंदू माँ से उत्पन्न शासक था। उसकी माँ जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। तैमूर के आक्रमण के बाद सुल्तान का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। गजे सिकंदरी में 39 खाने 30 इंच होते थे। सिकंदर लोदी ने खदान पर से चुंगी कर हटा लिया था। अब सिकंदर लोदी ने नागर कोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़े को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। अब आगरा शहर 504 ईस्वी सिकंदर लोदी ने बसाया था। अब गुलमुखी नाम से कविता सिकंदर लोदी लिखा करता है। इसने बोधन नामक हिंदू को इसीलिए मृत्यु दंड दिया कि वह हिंदू एवं इस्लाम धर्म को समान बताता था। अब सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण करने तथा राजपूतों को दिल्ली की ओर
बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ को औषधि शाख के ग्रंथ का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया था। तिब्बे सिकंदरी या फरहंगे सिकंदरी मियाँ भुआ ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई। अब लजते सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। अब बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहां का शासक विक्रमजीत था। अब सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में कई हिस्सा नहीं लिया। अब मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच मालवा को लेकर झगड़ा था। इसी कारण हुए खतौली युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी युद्ध में राणा सांगा का हाथ कट गया था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध को लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक जो युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। चलिए, ये हम लोग का लेक्चर समाप्त हुआ। अब अगला वीडियो में देखेंगे सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था एवं राज व्यवस्था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।